हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग मी। हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने एटम्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर बॉन्ड्स के अंदर। हम आज बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है, हम इसे सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। सेमी पोलर बॉन्ड, इसका एक और नाम होता है, इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड। देखिए, समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, किस तरीके का ये बॉन्ड है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने एक बात कही थी कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वहां इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम कहें कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो यहां पर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे डिफरेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स या दो ग्रुप्स के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होती है या वन साइडेड शेयरिंग होती है। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम तो शेयर कर देता है लेकिन दूसरा एटम शेयर नहीं करता, इसलिए यहां पर जो शेयरिंग है वो अनइक्वल शेयरिंग है, वन साइडेड शेयरिंग है। तब बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल समझिए आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। जैसे एक एटम है ए, इस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा एटम है बी, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर क्या होगा कि जो एटम ए है, ये एटम ए अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, जबकि बी एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। इसलिए यहां पर दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आ रहा है? ये एटम ए से आ रहा है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ एटम ए ने शेयर किया है, बी ने शेयर नहीं किया, इसलिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर। अकेला पेयर है ये, जो एक साइड से शेयर हुआ है। ये जो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के साइड से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जबकि बी के साइड से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई। इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये हो गया, जब वन साइडेड शेयरिंग हो तो उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर उसके बाद में हम और ज्यादा इसके बारे में लिखेंगे। लिखिए डेफिनेशन। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज equal sharing of electrons between two atoms. In case of covalent bond, there is equal sharing of electrons between two atoms. But in coordinate bond, two electrons that are shared come from same atom. Hence, the shared pair of electrons is known as lone pair. Is known as lone pair. There is one-sided sharing of electron between acceptor and donor atom. इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, दोनों के बीच में क्या हो रही है? वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओजोन गैस की बात करें,
ओजोन के मॉलिक्यूल की बात करें, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, तो ओजोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन है। यहां पर एक डबल बॉन्ड बनता है और एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग हो रही है, ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल के अंदर बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम आयन जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा यहां पर जो दूसरे साइड से आयरन है, आयरन जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है वो भी बनाता है इसी तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर इसके बाद में जो यहां पर हम विटामिन B12 देखते हैं उसमें कोबाल्ट है इन विटामिन B12, तो ये भी एग्जाम्पल रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। सो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक इसका, ये एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। तो ये हुआ हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद हम आते हैं कुछ वीक इंटरेक्शंस के ऊपर। कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं, किस तरीके से वो काम आती हैं, बातें करेंगे उनके बारे में। अभी आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नॉन कोवेलेंट interactions also known as weak interactions। वीक इंटरेक्शंस। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि हम आखिर इन्हें वीक इंटरेक्शंस क्यों कहते हैं, हम इन्हें बॉन्ड क्यों नहीं कह रहे, इंटरेक्शन क्यों कहा जा रहा है यहां पे। देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हम उस इंटरेक्शन या उस बॉन्ड को कहेंगे जिसको तोड़ने के लिए कम से कम 100 किलो कैलोरी पर मोल या फिर 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी कि एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, या इसे किलो जूल में कहेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 किलो कैलोरी में ऑलमोस्ट 4.1 कुछ जो है वो जूल होते हैं। सो आपने क्या किया, या तो किलो कैलोरी के अंदर लिया है या फिर इनको जूल में कन्वर्ट किया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो ऑन एन एवरेज सही आंसर आपका आता है। अगर इतनी एनर्जी चाहिए एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए तो हम उनको बॉन्ड्स कहेंगे। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वीक इंटरेक्शंस, इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए हम इन्हें इंटरेक्शंस कहते हैं रेदर देन कॉलिंग देम ए बॉन्ड। तो आप एक बार एक लाइन लिखिए, बॉन्ड्स आर द इंटरेक्शंस which hold atoms. Bonds give stability to molecule. A strong covalent bond requires on an average 100 kilocalorie per mole or 400 kilojoule per mole energy to be cleaved. तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। Now, non-covalent interactions और weak interactions ये क्या है, ये या तो अट्रैक्टिव, दे आर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। ये या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से बनते हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है,
या एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, या एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो उनसे जो बनेगा वो बनेगा वीक इंटरेक्शन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं आपको पता है, तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और ऐसे ही दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, या फिर दो एटम के जो न्यूक्लियस है वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम कहेंगे वीक इंटरेक्शंस। लिखिए जरा आप डेफिनेशन। Non-covalent interactions are those attractive or repulsive forces that arrange the molecules together. ये क्या काम आते हैं? मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने के काम आते हैं। They arrange the molecules together. ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी मॉलिक्यूल की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, मेन जो स्टेबिलिटी होगी, वो प्रोवाइड कराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर और मेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस क्या करती हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स देती है, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, इनके लिए इस तरीके की इंटरेक्शंस रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने में हेल्प करती है। तो ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस या वीक इंटरेक्शंस होती है। ये कहां कहां इंपॉर्टेंट है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट इन, आगे लिखिए, दीज आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ में इंटरेक्शन करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन होता है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन है वो भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की कैटेगरी में ही आती है। फिर हम सिग्नलिंग के अंदर बहुत बार पढ़ते हैं कि कोई रिसेप्टर है और रिसेप्टर ने अपने लाइगेंड के साथ में इंटरेक्शन किया, तो ये सारी की सारी इंटरेक्शंस हैं वो आती हैं वीक इंटरेक्शंस की कैटेगरी के अंदर। ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा नहीं, 10 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए 4 किलो जूल पर मोल, ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी चाहिए एक मोल तोड़ने के लिए। देखिए मोल कॉन्सेप्ट मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। बस आप आराम से पढ़ते जाइएगा और कंटिन्यूटी बनाइए। मैं भी अब कंटिन्यू आने वाला हूं आप लोगों के साथ में, रोज डेली हम पढ़ेंगे। तो बस आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है पढ़ने के अंदर, या फिर आपका शेड्यूल नहीं बन रहा है, या किसी तरीके की आपको एडवाइस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए अगर, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, वीक इंटरेक्शंस 4 टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में। आयनिक इंटरेक्शंस। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो आयनिक इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस है, इन सब की एनर्जी अलग अलग किताब में आपको थोड़ी अलग अलग मिल सकती है। ठीक है, अलग अलग बुक्स हैं, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, उनके अंदर अलग अलग मिल सकती है। तो आप ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि हम कौन सी याद रखें। यहां पर जैसे एक किताब के अंदर दे रखा है कि इनकी एनर्जी 3 to 25 किलो जूल मोल इनवर्स या पर मोल है। 3 to 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। दूसरा, इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड 12 to 30
किलो जूल पर मोल एनर्जी वाले बॉन्ड्स होते हैं। फिर इसके बाद में है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस लेस देन 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी वाले होते हैं। और एक है फिर बाद में वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस। In case of van der Waal interactions, 0.4 to 4 किलोजूल पर मोल इनवर्स के आसपास इनमें एनर्जी होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहली आयनिक इंटरेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। 4 टाइप के वीक इंटरेक्शंस होते हैं और इन चारों टाइप के वीक इंटरेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक इंटरेक्शन के बारे में। बहुत इजी है ये सब चीजें, बस ठीक से आपको पढ़ना होता है और ठीक से एक टीचर को पढ़ाना होता है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके अंदर। चलिए बात करते हैं अब आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में। आयनिक इंटरेक्शंस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, या तो हम इन्हें कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हम इन्हें कहें आयोनिक, या हम इन्हें कहते हैं सॉल्ट ब्रिजेस। सॉल्ट ब्रिज। तो अब ये क्या है, किस तरीके से है, बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज भी इसकी सारी की सारी लिखवा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, आयनिक इंटरेक्शंस या फिर हम कहें कि सॉल्ट ब्रिजेस, या हम कहें इनको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रिजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ये होती क्या है। हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो इक्वल हो रही थी। यहां पर जो 2 एटम्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के अंदर, जो 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ध्यान से समझिएगा क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरिंग वेरी मच। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, डिफर कर रही है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जैसे एक है एटम ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा है एटम बी। अगर एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इस तरीके से अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इससे इसके ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही तो है आयनिक इंटरेक्शन या सॉल्ट ब्रिज या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जब 2 एटम्स में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो तो वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो खुद पे तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरीके के इंटरेक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बड़ा सिंपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की एनर्जी कितनी होगी, अगर हम बात करें एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की एनर्जी की बात करें, आपको एनर्जी के लिए 4 चीजें समझनी है। 4 छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो है ई। ई का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की एनर्जी कितनी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ में। उसके बाद में एक आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑन स्पीसीज। चार्ज ऑन स्पीसीज कह दीजिए या चार्ज ऑन एटम कह दीजिए, तो वो होता है Q। 2 एटम है तो हम इसे एक को Q1,
एक को Q2 बोल देंगे। Q1 का मतलब होता है चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, Q2 का मतलब होता है चार्ज ऑन सेकेंड एटम। तो दोनों एटम्स के ऊपर चार्ज क्या है वो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है R। R का मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा था ना कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस को हम कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहां पर वो नहीं है, यहां पर है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और टू स्पीसीज हम एटम्स को ही बोल रहे हैं। इतना हो गया। और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहां पर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एक ऐसा पैरामीटर है जो आयनिक इंटरेक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को कम करने का काम करेगा। अगर ये आयनिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को कम करेगा तो हम इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो मैं आपको समझाता हूं ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, बट उससे पहले आप एक बार इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। यहां से लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, when electronegativity of two atoms are very much different, then rather than sharing, shifting of electrons occur. This results in the formation of ionic interactions. Ionic interaction depends upon the electric charge on atoms. Ionic interaction depends upon the electric charge of atoms. और इसके अलावा ionic interactions could be attractive और repulsive. ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फिर इसके बाद एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। E इक्वल्स टू Q1 Q2। देखो जितनी ज्यादा चार्ज होगा एटम्स के ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसलिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दोनों एटम्स के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शन होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को कम कर देती है, जैसे R। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो ये फोर्स कम होगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। साथ ही साथ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम का होता है और वो मीडियम इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करना चाहता है। अभी बता दूंगा किस तरीके से हम ये करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। एनर्जी बराबर Q1 Q2। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा है, लेकिन जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना कम ये फोर्स होगा, और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ये कम फोर्स होगा। आप ये लिख लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसकी स्ट्रेंथ को ये कम करने का काम करता है। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, एनर्जी को और चार्ज को।
सो होपफुली आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी और समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास में वाटर है, ये वाटर है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि जो वाटर होगा उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ओवरऑल जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। इसका मतलब यहां पर जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो वाटर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा पोलर। तो ये एक तरीके का पोलर मीडियम है, ये पोलर मीडियम हो गया। अब आपने क्या किया? आपने इसके अंदर एक आयनिक इंटरेक्शन हो रही थी, वो आयनिक इंटरेक्शन वाला मॉलिक्यूल डाल दिया। आयनिक इंटरेक्शन थी, वो मॉलिक्यूल डाल दिया। जब आपने इसके ऊपर आयनिक इंटरेक्शन वाला मॉलिक्यूल डाला, तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक एटम चाहता है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच ले, शिफ्ट करे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने ऐसा कोई मॉलिक्यूल यहां डाल दिया जिसमें बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ये। और हमारा जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने वाले मॉलिक्यूल्स को पोलर मीडियम में डालते हो, तो पोलर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पहले से ही कोई चार्ज है, और हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले हैं इनके ऊपर भी तो चार्ज है। तो इसलिए क्या होगा कि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखो यहां पर वाटर खुद चाहता है कि वो इसके साथ में इंटरेक्शन करे। वाटर के ऊपर भी चार्ज है, उनके ऊपर भी चार्ज है, तो यहां वाटर उनके साथ इंटरेक्शन करेगा। इसका मतलब वाटर उनके बीच में चल रही इंटरेक्शन को कम कर रहा है, और वो चाहता है कि खुद के साथ इंटरेक्शन होने लगे। इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कितना कम कर रहा है, कितने टाइम्स कम कर रहा है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम दो चीज समझते हैं, एक होता है एयर, एक होता है वैक्यूम। एयर एंड वैक्यूम। सपोज हवा के अंदर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन चल रही है, तो हवा के अंदर जो गैसेस हैं इनके ऊपर चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर है, वो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स या वैक्यूम के अंदर इस इंटरेक्शन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एयर के मॉलिक्यूल नहीं चाहेंगे कि वो उनके साथ इंटरेक्शन करे, इसलिए इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। यानी कि एयर एंड वैक्यूम कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी, इसलिए यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी ऑफ आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। जबकि हम वाटर की बात करें एक बार, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 यूनिट्स होता है। 80 यूनिट्स का मतलब क्या होगा कि जब आपने ए बी जैसे मॉलिक्यूल को डाला इधर वाटर के अंदर, तो वाटर के ऊपर खुद चार्ज था, वो उनके चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है और खुद के साथ में जो है वो इंटरेक्शन करवाना चाहता है। 80 टाइम्स इनकी इंटरेक्शन को कमजोर कर देगा। यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, हम अगर कभी भी किसी भी इंटरेक्शन वाले बॉन्ड को यहां पे डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वाले बॉन्ड को, तो जितना उसका एनर्जी होगा उसको 80 टाइम्स कम कर देगा। समझ में आई आपको ये बात? ऐसे ही मान लीजिए कि बेंजीन है। बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 4.6 यूनिट्स। यानी कि बेंजीन भी
किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल को अगर डालेंगे तो इतने टाइम्स कम कर देगी उसकी स्ट्रेंथ को। यह होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। होपफुली आपको यह समझ में आया होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वहीं होगी जहां उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, राइट। अगर ए और बी मिलकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कर रहे हैं तो जहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा वहीं पर उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक इंटरेक्शन इज मैक्सिमम कहां पे, नॉन पोलर सॉल्यूशंस के अंदर, नॉन पोलर मीडियम के अंदर, और एयर और वैक्यूम, यहां इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये इंटरेक्शन करते रहेंगे। कम कहां पे होगी, मिनिमम कहां पे होगी, मिनिमम होगी पोलर सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर। डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर। ठीक समझ में आई आपको। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में है। लिखिए दो बातें। आयनिक इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर इन नॉन पोलर सॉल्यूशंस, एयर एंड वैक्यूम, while they are weaker in polar solutions. They are weaker in polar solution. अगर हम बात करें कोई फोल्डेड प्रोटीन की, सपोज ये कोई फोल्डेड प्रोटीन है, फोल्डेड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, ये फोल्डेड है। इस फोल्डेड प्रोटीन के चारों तरफ वाटर है, क्योंकि सेल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है तो यहां वाटर है। आप देखिए खुद, हमने अभी अभी बात करी कि वाटर चाहता है उसके साथ इंटरेक्शन हो, तो जितना भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बाहर की साइड के हैं वहां पर आयनिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, यहां पर आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां के अमाइनो एसिड्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्शन शुरू कर देंगे। जबकि जो इंटीरियर है प्रोटीन का, फोल्डेड प्रोटीन का इंटीरियर है, वहां पर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर से दूर है। वाटर के साथ में होते तो वाटर कम करता, वाटर चाहता मेरे साथ इंटरेक्शन हो। ऐसे ही अगर आप लिपिड बाइलेयर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर के अंदर भी जो टेल वाला पोर्शन है ये है अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर। तो यहां पर भी आपके इंटरेक्शंस आयनिक वाले सबसे ज्यादा होंगे या मैक्सिमम स्ट्रांग होंगे। तो आप लिखिए इन फोल्डेड proteins at interior there is non-polar environment। ये पानी से दूर है तो यहां नॉन पोलर एनवायरमेंट है, there is non-polar environment, so ionic interactions are stronger in the interior of the protein as compared to the periphery। periphery के कंपैरिजन में इंटीरियर के अंदर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग है। दूसरा लिखिए इन लिपिड बाइलेयर आयनिक इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर इन द टेल रीजन। जो टेल वाला रीजन होगा वहां पर आयनिक इंटरेक्शंस है वो स्ट्रांग होगी। दूसरी एक बात लिखते हैं एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज 2.8 एंगस्ट्रम। दोनों जो एटम इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके बीच एक एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो अपनी 2.8 एंगस्ट्रम के आसपास की डिस्टेंस होती है। इसके साथ साथ द बॉन्ड एनर्जी इज, मैंने बताया अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग लिखी जा सकती है, तो बॉन्ड की एनर्जी जो यहां दे रखी है वो 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल।
वैसे मैंने वहां पर आपको जूल्स में लिखाया था, ये किलो कैलोरी पर मोल में है, मतलब किलो कैलोरी में है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 30 से 50 आएगा, ठीक है, 30 से 50। और मैंने वहां पे लिखाया था 6 से 25 किलो जूल। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दी हुई होती है, तो कोई वो इश्यू नहीं है। फिर हमको ये पता है कि आयनिक इंटरेक्शन कुड बी बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होती है। देखिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आयनिक इंटरेक्शन के बारे में हम एक चीज पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब भी आप कोई बायोमोलिक्यूल देखते हो, मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल देखते हो मैक्रो साइज का, जैसे सपोज करो डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी जो बैकबोन है इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है। अब हालांकि प्रोटीन फोल्डेड कंडीशन में स्टेबल तो है, अच्छे से स्टेबल है, लेकिन प्रोटीन के अंदर भी तो आपको 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो रिपीटेटेड अमाइनो एसिड्स ज्यादा होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां कई सारे अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स है, या फिर वो सारे के सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आरएनए देखें, ये कोई आरएनए है, ये कोई डीएनए है, तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। और ये भी फोल्डेड प्रोटीन भी एक तरीके से या तो बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ओवरऑल, या बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो हो क्या रहा है यहां पे, इन तीनों तरीके की स्ट्रक्चर्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ रहती है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर हम इनको प्योर करें, अगर हम इनको पूरा आइसोलेट करके सिर्फ डीएनए डीएनए रखें, ऐसे तो आपको पता है कि डीएनए के चारों तरफ, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ है वो लिपटा हुआ रहता है, और जब हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर हम बात करें इनकी प्योर स्ट्रक्चर्स की, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो रिपल्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग लगते हैं यहां पे। आपको क्या करना है, आपको इनके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। अगर आप सॉल्ट जैसे KCl ऐड करते हो, तो KCl ऐड करते ही इनके अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर पहले से रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे थे। रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे थे तो इनके अंदर स्टेबिलिटी कम थी, आपने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट डालकर इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो आप एक लाइन लिखिए, लिखिए जनरली इन प्रोटीन्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स देयर आर रिपल्सिव टाइप ऑफ आयनिक इंटरेक्शंस। रिपल्सिव टाइप की आयनिक इंटरेक्शंस होती है विच डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। So by adding the salt like KCl, the stability of these molecules increase, इनकी stability है वो increase हो जाती है। तो ये हुआ हमारे पास में। एक थर्मोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं, थर्मोफिलिक नाम सुन रखा होगा, थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी मेनली ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शन होती है। सो थर्मो स्टेबल प्रोटीन्स आर स्टेबल ड्यू टू द आयनिक इंटरेक्शंस। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये है हमारे पास में आयनिक इंटरेक्शंस के बारे में, जो एक वीक इंटरेक्शन का टाइप है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग मी। आप यूं ही बने रहिए मेरे साथ में, रोज वीडियोस आएंगे अब से, तो आप
वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए अपनी। थैंक यू सो मच। सबके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और महाराष्ट्र सेट का एग्जाम आने वाला है और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र सेट के सिलेबस को जो है वो अपडेट करके एकदम से CSIR के जैसा बना दिया गया है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि यही वीडियोज आपके महाराष्ट्र सेट में भी काम आ जाएंगे। तो खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।